नमस्कार साथियों, मैं कौशल्या राजपूत। लास्ट क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना। और उसके अंतर्गत हमने देखा था क्वांटम संख्या का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने दो क्वांटम संख्या पढ़ ली थी, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या। आज हमारी नेक्स्ट हम क्लास में आज स्टार्ट करने वाले हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड क्वांटम संख्या के संदर्भ में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप बोलते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो आप लिखेंगे कि इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। अच्छा, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि मुख्य क्वांटम संख्या बताती है आकार को, द्विगंशीय क्वांटम संख्या बताती है उपकोषों की आकृति को, तो थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे बताती है? तो आपको याद रखना है कि यह क्वांटम संख्या उपकोषों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। उपकोषों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। अब एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस रखना है, कभी ये वर्ड अभिविन्यास आ सकता है, कभी यहाँ पर ये वर्ड दिक् विन्यास आ सकता है। अगर दिक् विन्यास नहीं आएगा तो वो आपको थर्ड एक और टर्म दे देगा, इसे आप त्रिविम विन्यास भी कह सकते हो, त्रिविम अभिविन्यास। त्रिविम अभिविन्यास। अगर आपको अभिविन्यास वर्ड में समझ में नहीं आता तो आप याद रखना ओरिएंटेशन को बताता है। किसको बताता है? ओरिएंटेशन को बताता है। और अगर आपको जैसे और वर्ड्स नहीं पता चलते तो आप एक काम करना, आप ही विन्यास वर्ड याद रखना। विन्यास वर्ड से आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या पता लगा सकते हो। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था जेट के अंतर्गत कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो आप डायरेक्ट यही बोलोगे कि चुंबकत्व को दर्शाती है। लेकिन ये याद रखना, चुंबकीय क्वांटम संख्या का चुंबकत्व से कोई लेना देना नहीं है। जब भी चुंबकीय क्वांटम संख्या आता है आपको एक वर्ड याद रखना है। क्या वर्ड याद रखोगे आप? विन्यास। ठीक है। अब इसमें जो m का मान होता है, m का जो मान होता है वो आपको याद रखना है -l से लगा के +l तक होता है। -l से लगा के +l तक होता है, जिसके अंतर्गत शून्य भी सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत शून्य भी सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत शून्य भी सम्मिलित है। ठीक है, ये आपको बहुत पॉपुलर वे में पूछा जा सकता है कि m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? -l से लगा के +l तक का होता है। ठीक है। अब आगे देख, जैसे कि m का मान है, किसके लिए क्या क्या होता है, तो नॉर्मली मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बता रही हूँ। m का मान यदि आपको निकालना है तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि s के अंदर आपके कितने कक्षक होते हैं? 1 होता है। p के अंदर आपके कक्षक कितने होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। d के अंदर आपके कितने कक्षक होते हैं? d के अंदर 5 कक्षक होते हैं। और f के अंदर आपके कितने कक्षक होते हैं? f के अंदर आपके 7 कक्षक होते हैं। ठीक है। सबसे इजीएस्ट वे क्या है? सबसे इजीएस्ट वे होता है कि बीच वाले को आपको पुट करना है 0। बीच वाले को आप क्या पुट करोगे? 0। बीच वाले बॉक्स को, जो भी आपका बीच वाला बॉक्स है उसको आप 0 पुट करोगे। जैसे कि आपकी नॉर्मल आपने कभी ग्राफ बनाया हो तो ग्राफ के अंतर्गत होता है, यहाँ पे अपन 0 लिखते हैं, इधर -1 -2 -3 की गिनती होती है, इधर +1 +2 +3 लिखते हैं। आपको बस सेम टू सेम वही करना है। जो भी, जैसे s के अंदर तो एक ही बॉक्स होता है, तो उसके s के लिए m का मान हमेशा याद रखना है। क्या होता है? s के लिए m का मान हमेशा होता है 0। क्या होता है? 0। अब p के लिए तो 0 से इस तरफ क्या आएगा? -1, 0 से उस तरफ क्या आएगा? +1। ठीक है। तो p के लिए m का मान क्या हो सकता है? -1, 0 और +1 हो सकता है।
इसी को वो एक और वे में दे सकता है 0, ±1। 0, ±1 का अर्थ ये हुआ कि माइनस का 1 भी है और प्लस का 1 भी है। सेम एज डी के लिए निकालोगे तो -1 -2 +1 +2। एफ के लिए निकालोगे तो -1 -2 -3 +1 +2 +3 ऐसे निकालो। ठीक है, अगर डी के लिए आप शॉर्ट एंड स्वीट लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे, डी के लिए आपको रखना है 0। अब देखो -1 भी है +1 भी है तो आप क्या लिख सकते हो +-1। इधर -2 भी है +2 भी है तो आप क्या लिख सकते हो +-2। ये 3 आपको याद रखना है। एफ के लिए कैसे याद रखोगे, एफ के लिए एम का मान क्या है 0 है, -1 +1 है तो आप +-1 लिख सकते हो, -2 +2 है तो +-2 लिख सकते हो, -3 +3 है तो +-3 लिख सकते हो। तो f के लिए m का मान क्या हो सकता है 0 +1 +2 और +3 हो सकता है। तो ये आपको m के मान ध्यान रखने हैं। s के लिए m का मान कितना होता है 0 होता है। p के लिए आपका m का मान क्या होता है -1 0 +1 या 0 ±1 आप लिख सकते हो। d के लिए m का मान या तो आप बोलो -1 -2 -1 0 +1 +2 या शॉर्ट एंड स्वीट आप बोलना चाहो तो आप बोलोगे 0 +-1 +-2। f के लिए आप अगर बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 या फिर आप कह सकते हो 0 +-1 +-2 +-3 होता है। ये m का मान आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना आपको s के कितना बॉक्स होता है 1 बॉक्स होता है, p में 3 बॉक्स होता है, d में 5 बॉक्स होता है और f में कितने बॉक्स होते हैं 7 बॉक्स होते हैं। बॉक्स माने कक्षक। ठीक है, बीच वाले को आपको क्या पुट करना है 0 पुट करना है। इससे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको माइनस टर्म्स लेनी है, राइट हैंड साइड पे आपको प्लस टर्म्स लेनी है और आपका m की वैल्यू जो है वो इजीली निकल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय फॉर्मूला अगर आप करना चाहो तो बाय फॉर्मूला जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बाय फॉर्मूला आप कैसे करेंगे, जैसे कि हमने s लिया तो s के लिए l का मान कितना होता है -l से +l, लेकिन s के लिए l का मान हमेशा कितना होता है 0 होता है। s के लिए l का मान कितना होता है 0, लेकिन क्या आपने कभी -0 देखा है क्या, नहीं, -0 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए s का वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है 0 होती है। p के लिए अगर आप निकालना चाहो तो आप क्या निकालोगे, p के लिए -l से +l। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसमें l का मान जो होता है वो s, p, d और f के लिए l का मान क्या होता है 0, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना होता है 3। तो बताओ p के लिए l का मान कितना होता है -1, तो 1, तो 1 आपके आ जाएगा -1 से +1। बताओ -1 से +1 में क्या आता है, -1 से +1 के बीच में कौन आता है 0, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0 और प्लस का 1। बाय फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हो। सेम एज डी के लिए क्या निकालना है, तो डी के लिए एल का मान कितना होता है 2, -2 से लगा के +2। बताओ -2 से लगा के +2 में क्या होता है -2 -1 0 +1 और +2 ये होता है। तो आप वही लिखोगे, क्या लिखोगे -2 -1 0 +1 और प्लस का 2। ठीक है, सेम एज आप आगे चलो, f के लिए l का मान क्या होगा, तो f के लिए l का मान होगा -3 2 +3 क्या आएगा -3 -2 -1 0 +1 +1 और प्लस का 2 और प्लस का 3। ये वैल्यूज बाय फॉर्मूला है और मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई। बॉक्स बनाओ, बीच वाले को 0 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस टर्म्स, राइट हैंड साइड पे आप प्लस टर्म्स यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ये आपका था चुंबकीय क्वांटम संख्या। वापस रिपीट कर देती हूँ, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताती है, यहाँ से क्वेश्चन भी क्या पूछे जाते हैं। पहला आपको पूछा जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो आपको याद रखना है उपकोषों का अभिविन्यास बोल सकते हो, द्विविन्यास बोल सकते हो या फिर त्रिविम विन्यास। इंग्लिश में अगर टर्म्स आए तो आप क्या बोलोगे, ओरिएंटेशन को बताता है। फिर आपका याद रखना है m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो m का मान होता है -l से लगा के +l तक। बाय फॉर्मूला करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, जो डी के l की वैल्यूज होती है उसके अंतर्गत। अगर आप ऐसे नहीं लो तो आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट है, बॉक्स बनाओ, बीच वाले को 0 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस टर्म्स, राइट हैंड साइड पे प्लस टर्म्स। ये आपका था कौन सा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इतना ही है, ज्यादा इसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन बनते नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी फोर्थ क्वांटम संख्या है, उसको आप बोलते हो चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या,
चक्रण क्वांटम संख्या के अंतर्गत आपका आता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। एस आपका हमेशा स्मॉल रहेगा। एस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि एस क्या बताता है? तो आपको याद रखना है यह इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को व्यक्त करता है। यह इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को व्यक्त करता है। ठीक है, घूर्णन बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं। घूर्णन अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल है, अभी आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन आपके एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन चक्रण विपरीत होना चाहिए, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो कौन सा घूर्णन है? तो आपको याद रखना है कि ये क्लॉकवाइज घूर्णन है। क्लॉकवाइज को बोला जाता है दक्षिणावर्त घूर्णन। दक्षिणावर्त घूर्णन। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन उल्टा फिल हुआ है तो आपको याद रखना है कि ये घूर्णन आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन को बोलते हो वामावर्त घूर्णन। ठीक है, अगर आपको ज्यादा नहीं तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका किसी भी बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सीधा भरा हुआ है तो एस की वैल्यू आपको याद रखनी है प्लस का हाफ होती है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन उल्टा भरा हो तो आपको एस की वैल्यू याद रखनी है माइनस हाफ होती है। शॉर्ट एंड स्वीट, चक्रण क्वांटम संख्या में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको याद रखना है बॉक्स के अंदर अगर आप सीधा इलेक्ट्रॉन भरते हो तो एस की वैल्यू प्लस हाफ, उल्टा इलेक्ट्रॉन भरते हो तो क्या? माइनस हाफ। प्लस हाफ बताता है कौन से घूर्णन को? दक्षिणावर्त घूर्णन को। माइनस हाफ किसको बताता है? वामावर्त घूर्णन को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका था चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके अंतर्गत एक चीज और है, जैसे हालांकि पूछा कम जाता है लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज और निकलती है, चक्रण कोणीय संवेग। कि क्योंकि जैसे कि आपकी पृथ्वी है, चक्रण कोणीय संवेग, जैसे आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है अपनी कक्षा के अंतर्गत, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। सेम एज इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमता है, जैसे कि अपना वामावर्त घूर्णन है या दक्षिणावर्त घूर्णन है। तो इससे चक्रण कोणीय संवेग निकलता है। चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है S+1 h/2 अगर आप h/2 नहीं लगाओ तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि S+1 आप इसको h# भी लिख सकते हो। ये कौन सा कोणीय संवेग होता है? चक्रण कोणीय संवेग होता है। और इसमें हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, चक्रण कोणीय संवेग में s का मान हमेशा क्या निकलता है? चक्रण कोणीय संवेग में s का मान हमेशा होता है प्लस का हाफ। क्या होता है? प्लस का हाफ। s का मान माइनस हाफ चक्रण कोणीय संवेग के अंतर्गत एग्जिस्ट नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो माइनस हाफ रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। कारण क्या है? मैथमेटिकली ये कारण इसका ये है कि अगर आप रूट के अंदर कोई भी माइनस टर्म लेते हो तो ये कौन सी वैल्यू होती है? एक काल्पनिक मान होता है। और इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि चक्रण कोणीय संवेग हेतु s का मान हमेशा कौन सा आता है? प्लस का हाफ आता है, माइनस हाफ नहीं आता। ठीक है, ये आपकी कौन सी क्वांटम संख्या थी? ये आपकी चक्रण क्वांटम संख्या थी। चक्रण क्वांटम संख्या को आप स्पिन क्वांटम संख्या बोलते हो। एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को व्यक्त करती है। क्लॉकवाइज घूर्णन दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है, एस का मान प्लस हाफ होता है। एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन जो है वो एस का मान माइनस हाफ है, इसको आप वामावर्त घूर्णन बोलते हो। चक्रण कोणीय संवेग है तो एस का मान क्या होता है? चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? √s+1 h/2 h/2 नहीं लिखना चाहो तो आपको h# भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आपकी थी चक्रण क्वांटम संख्या, और हमने अब चारों क्वांटम संख्या पढ़ ली। अब थोड़े से हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटम संख्या से किस टाइप के क्वेश्चंस जेड के अंतर्गत पूछे गए हैं और कौन से टाइप ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेनली आपको क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, थियोरेटिकली वे में क्वेश्चंस आपके कम बैठते हैं। ठीक है,
अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले मान के अंतर्गत अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको याद रखना है सभी क्वांटम संख्याओं के मान, सभी क्वांटम संख्याओं के मान। आपको मैं थ्योरी पढ़ा के क्वेश्चन बता रही हूँ। सभी क्वांटम संख्याओं के मान। सबसे पहले हमने कौन सी क्वांटम संख्या पढ़ी थी बेटा? अपन ने पढ़ी थी मुख्य क्वांटम संख्या। क्या पढ़ी थी? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे बताते हो? एन से। एन की वैल्यू कभी भी पूछे तो आपको बतानी है 1 से अनंत। क्या बताओगे? 1 से अनंत, 1 to इंफिनिटी। दूसरा आपने पढ़ा कौन सा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या पढ़ी? द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या है तो L का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 0 से लगा के n-1 तक होता है। ठीक है। थर्ड आपने आज पढ़ी कौन सी? थर्ड आपने पढ़ी थी कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या m से प्रदर्शित करते हैं। n का मान होता है -L से +L। मैं थियोरेटिकली वैल्यू बता रही हूँ, आपसे पूछी जा सकती है ना। नेक्स्ट आपके पास है चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद लास्ट आपका आता है बेटा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या के लिए s होता है और s का मान आपको मैंने बताया या तो +½ हो सकता है या फिर -½ हो सकता है। बीच में अगर 0 आए तो वो होंगे। ठीक है, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। अब इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जेड के अंतर्गत। वो क्वेश्चन ये था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें आपको दिया था मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या लिखा गया था n बराबर 1 और फिर कर दिया था डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरा दिया द्विगंशी क्वांटम संख्या। दूसरा दिया गया था द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये दी गई थी L बराबर 0 to n-1। तीसरी दी थी चक्रण क्वांटम संख्या m बराबर -L से +L। और चौथी दी, सॉरी एक मिनट, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट दी थी आपको चक्रण क्वांटम संख्या s बराबर -½ 0 प्लस का ½। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कथन असत्य, मतलब आपको वैल्यूज दी गई थी और वैल्यूज में आपको बताना था कौन सी वैल्यू गलत है। आप देखो ऊपर मैंने क्या बताया, n का मान कितना होता है बेटा? 1 से अनंत। अगर यहाँ पे मैंने 1 के बाद डॉट टू डॉट डॉट किया, इसका मतलब ये संख्या चल रही है, इसका अर्थ हुआ 1 से अनंत है, इसका अर्थ ये राइट है। दूसरा मैंने L का मान आपको क्या बताया? 0 से n-1। n का मान 0 से n-1 लिखा है, राइट है। m का मान कितना होता है? -L to +L, -L to +L, ये भी राइट है। s का मान मैंने आपको बताया क्या, या तो +½ हो सकता है या -½ होता है क्या, 0 होता है क्या, नहीं, इसलिए ये कथन आपका क्या था? असत्य था। तो आंसर आपका क्या था? ये। दूसरा आपसे थ्योरेटिकल वे में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था देखो, क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या के संदर्भ में, क्वांटम संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला आपको दिया, और क्वांटम संख्या में भी आपको कौन कौन सी दिया था? एक मिनट। हाँ, क्वांटम संख्या के अंदर में आपको दिया था मुख्य, द्विगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको दिया
पहला दिया आकार, दूसरा दिया चुंबकत्व, तीसरा दिया आकृति। दूसरा आकार, आकृति, चुंबकत्व। तीसरा दिया चुंबकत्व, आकार, आकृति। चौथा दिया आकार, आकृति, अभिविन्यास। अब ये सारे के सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम लग रहे होंगे कि ये तो सारा हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें आपको ऑर्डर पूछा था। ऑर्डर में आपको याद रखना है सबसे पहले कि हमने पढ़ा था, देखो सबसे फर्स्ट क्वांटम संख्या पढ़ी थी आपने कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी थी, मुख्य क्वांटम संख्या। उसके अंतर्गत पढ़ा था कि ये क्या क्या बताती है, तो आपने लिखा था कि ये आकार बताती है, आपने पढ़ा था कि ये त्रिज्या बताती है ना, ये पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था कौन सी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा था कि ये क्या बताती है, उपकोष की आकृति को बताती है। तीसरा आपने पढ़ा था चुंबकीय क्वांटम संख्या, आज ही पढ़ा है। चुंबकीय क्वांटम संख्या अपन को क्या बताती है, तो आपने पढ़ा था कि ये क्या बताती है, अभिविन्यास। अगर अभिविन्यास नहीं आएगा तो दिक् विन्यास आएगा, दिक् विन्यास नहीं आएगा तो त्रिविम विन्यास नहीं आएगा। इंग्लिश में आपको टर्म्स याद रखनी है, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या चुंबकत्व से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और चौथा आपने बताया था क्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ कितना पूछा है, 3। बताओ सबसे पहली क्वांटम संख्या क्या पूछी है, मुख्य क्वांटम संख्या। बताओ क्या बताती है, आकार। क्या बताती है, आकार बताती है। यहाँ पे क्या लिखा है, मुख्य क्वांटम संख्या आकार बताती है, सही है। मुख्य क्वांटम संख्या आकार बताती है, सही है। मुख्य क्वांटम संख्या आकार बताती है, सही है। ये बोला है चुंबकत्व बताती है, ये गलत हो गया। दूसरा आपको क्या बोला, द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है क्या, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है, आकृति बताती है। अब आकृति ढूंढो। ये कह रहा है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या चुंबकत्व बताती है, गलत। ये बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या आकृति बताती है, ये सही हो सकता है। और ये कह रहा है द्विगंशी क्वांटम संख्या आकृति बताती है, ये भी सही। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभी आपने पढ़ा चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, अभिविन्यास को बताती है। यहाँ पर देखो पहली क्वांटम संख्या मुख्य आकार बताती है, द्विगंशी आकृति बताती है, चुंबकीय क्या लिखा हुआ है, चुंबकत्व। लेकिन चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकत्व को नहीं दर्शाती, क्या दर्शाती है, अभिविन्यास को। तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। और फाइनली आपका आंसर क्या होगा कि मुख्य क्वांटम संख्या आकार बताती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या आकृति बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, अभिविन्यास। इसको आप इंडिविजुअली भी जेड के अंदर पूछा गया है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो वहां पे नीचे लिखा होता आकार, आकृति, विन्यास या चुंबकत्व। तो आपको याद रखना है चुंबकीय क्वांटम संख्या है तो आपको विन्यास वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये तो क्वेश्चन थे कौन से, थ्योरेटिकल वे में पूछे गए क्वेश्चन थे कि इस टाइप से आपसे थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मान से रिलेटेड या किसके बारे में हमको बताती है उसके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे वैल्यूज निकालनी है तो हम कैसे निकालें। अब उसके लिए आपको सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको जैसे पूछा ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे। अब सबसे फर्स्ट कि इस टाइप के अगर आपके क्वांटम संख्या के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बेस में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, उसमें आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। किस किस पैटर्न पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो, तो उसके अंतर्गत आप उसको पढ़ लोगे। ठीक है, अभी के लिए जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, एन और एल और एम और एस के मान क्या होंगे। देखो आपको चारों क्वांटम संख्या के मान बताने, एन का मान क्या होगा, एल का मान क्या होगा, एम का मान क्या होगा और एस का मान क्या होगा। आपको ये चारों वैल्यूज बतानी है।
बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट आपको ऑक्सीजन का 8वां इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन सा निकालना है? 8वां। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? या एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है बेटा 8। कितनी होती है? 8 होती है। और आपको 8वां इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 1s उपकोष में। 1s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 2s में, और 2s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 2p ऑर्बिटल में। ठीक है, अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो फर्स्ट 1s में 2, 2s में 2, फिर 2 और 2 कितने हो गए? 4, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, सॉरी आपको कौन सा निकालना था? 8वां निकालना था। 4 हो चुके थे, 1 2 3 4, फिर आप सिंगल सिंगल भरोगे 5 6 7, और ये आपका रह गया 8th इलेक्ट्रॉन। 8th इलेक्ट्रॉन आपका टारगेटेबल इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब आपको क्वांटम संख्या भी किसकी निकालनी है? इसकी, और बाकी की नहीं निकालनी। देखो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे लिखा है 2p, क्या लिखा हुआ है? 2p लिखा हुआ है, तो n का मान आएगा 2। जिस ऑर्बिटल के आगे की जो संख्या होती है वो हमेशा किसका मान होती है? n का मान होती है। किसका मान होती है? n का मान होती है। अब सेकंड आपको किसका निकालना है? n बराबर कितना हो गया? 2। l का मान पूछा है, देखो मैंने आपको सिखाया था l का मान क्या होता है? SPDF 0 1 2 3। अब बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है? P। क्या लिखा हुआ है? P। तो P के लिए l का मान कितना होगा? बोलो 1। तो l का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, फिर आपको पूछा क्या? m का मान। m का मान का मतलब कौन से बॉक्स में है? देखो मैंने m का मान सिखाया, ये p है, और p में कितने बॉक्स है? 3, और आपके इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरे हुए हैं। मैंने जब आपको सिखाया m का मान निकालना हो तो क्या करो? बीच वाले को क्या रखोगे? 0, इधर क्या करोगे? -1, इधर क्या करोगे? +1। आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। इस बॉक्स के अंदर, फर्स्ट बॉक्स के अंदर, तो फर्स्ट बॉक्स के लिए m का मान कितना हुआ? बोलो -1। तो m का मान कितना हो गया? -1। अब मुझे बताओ, s बताता है चक्रण को, इलेक्ट्रॉन सीधा है या उल्टा। मैंने सिखाया सीधा इलेक्ट्रॉन है तो आप s की वैल्यू क्या रखोगे? +12। उल्टा है तो क्या रखोगे? -12। अब ये कौन सा है? फोर्थ वाला उल्टा इलेक्ट्रॉन है। उल्टे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या होती है आपकी? -12। तो आप s की वैल्यू क्या रखोगे? -12 रखोगे। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? n का, l का, m का और s का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल सकते हो। एक आपको ये पैटर्न पूछा जाता है। ठीक है, वापस बता देती हूँ। ऑक्सीजन का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, टारगेटेबल इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया, वो कौन से ऑर्बिटल में है? वो 2p ऑर्बिटल में। जो आगे वाला नंबर होता है वो n का मान होता है। p के लिए l का मान कितना होता है? तो p के लिए l का मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद आपको m का मान निकालना होता है, तो बॉक्स बनना है, बीच वाले को 0, इधर माइनस, उधर प्लस। माइनस के अंदर बॉक्स, ये टारगेटेबल इलेक्ट्रॉन आपका -1 वाले बॉक्स में था, तो आप m का मान कितना लिखोगे? -1। और इलेक्ट्रॉन उल्टा है, ये सीधा है, उल्टा है, तो आपने इसका मान क्या लिखा? -12। इस टाइप से आप क्वांटम संख्या का फर्स्ट पैटर्न ये आपका होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए एक अपन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको कंप्लीटली आ जाए। जैसे मान लो कि मैंने लिखा सोडियम का चौथे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का, ये चारों क्वांटम संख्या का मान होगा, चारों क्वांटम संख्या का मान होगा। ठीक है, वही आपको निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है और s निकालना है। चारों वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो सोडियम का चौथा इलेक्ट्रॉन, पहली बात सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो तो 1s 2s 2p और 3s। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरते हो 1s में 2, 2s में 2, 2p में भरोगे आप 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए? 2 2 4 6 10, 2p तक 10 हो गए, और 3s में आप कितना फिल करोगे? 1। आपके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट आपको कौन सा पूछा है? मुझे पूछा है चौथा इलेक्ट्रॉन। मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा था? पहले सीधा भरा, दूसरा उल्टा भरा, तीसरा सीधा भरा, चौथा मैंने उल्टा भरा। मतलब मेरा टारगेटेबल इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब देखो
टारगेटेबल इलेक्ट्रॉन ये है, तो मतलब मुझे इसी के बारे में बात करनी है। बताओ ये इलेक्ट्रॉन किस में है, 2s में। तो मैंने बताया आगे वाला नंबर किसकी वैल्यू होती है, n की। तो n का वैल्यू कितना है आपके पास, 2, ये लिखा 2। अब पीछे क्या लिखा हुआ है, s, आपको वही लिखना है, SPDF0123। बताओ s के लिए l का मान कितना आता है, 0। तो l का मान s के लिए क्या आएगा, 0। फिर हम बात करते हैं m की। मैंने आपको बताया था कि आपको बॉक्स बनाने, बीच वाले को 0 पुट करना है। अब आपको भी पता है कि s के अंदर बॉक्स कितना होता है, ओनली फॉर एक बॉक्स होता है, तो n का मान कितना होगा, 0। तो m का मान आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। उसमें आगे देखो आप, फिर लास्ट आपका कौन सा आएगा, s का मान। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जिसकी आप बात कर रहे हो वो सीधा है या उल्टा है, उल्टा है। तो आप s का मान क्या रखोगे, माइनस का हाफ। ये आपकी क्या निकल गई, n, l, m और s की वैल्यूज आ गई। वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको सोडियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी थी। n का मान, l का मान, m का मान और s का मान, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आपका इलेक्ट्रॉन टारगेटेबल चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है 2s ऑर्बिटल में, तो n का मान कितना हो गया, 2। s की वैल्यू l के लिए कितनी होती है, तो l के लिए s का मान कितना होता है, 0 होता है, तो l की वैल्यू 0 पुट की। m का मान निकालना होता है, तो बॉक्स बनाओ, उसको 0 पुट करो बीच वाले को, लेकिन s में बॉक्स ही एक होता है, तो s के लिए m का मान कितना होता है, 0। टारगेटेबल इलेक्ट्रॉन आपका सीधा है या उल्टा है, तो टारगेटेबल इलेक्ट्रॉन आपका उल्टा है। उल्टे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या होता है, माइनस का हाफ। ये आपका था फर्स्ट पैटर्न, क्वांटम संख्या के संदर्भ में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसी पैटर्न का एक रिवर्स ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। आपको वैल्यूज दी जाए n, l, m और s की, और आपसे पूछा जाए कि बताओ वो कौन से परमाणु की क्वांटम संख्या है। जैसे अभी आपको दिया कि सोडियम का चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस टाइम पे आपको सोडियम दिया गया था और n, l, m, s आपको फाइंड आउट करना था। इस बार आपको रिवर्स क्वेश्चन है, n, l, m और s आपको दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, यदि n का मान 2, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान +½ है, तो वह किस तत्व का, तो वह किस तत्व की से संबंधित है, किस तत्व से संबंधित है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको ऑप्शन क्या देंगे वो, जैसे ऑप्शन दे दिया आपको Na, ठीक है, दूसरा दिया लिथियम, तीसरा दिया बेरिलियम, चौथा दे दिया हाइड्रोजन। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या है। तो उसके लिए हम आवर्त सारणी आपको पढ़नी पड़ेगी। आवर्त सारणी की मैं क्लास लगाऊंगी और उसके अंतर्गत हम आवर्त सारणी के अंदर किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर बिना याद किए कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जैसे मैं आपको बता देती हूँ, n का मान कितना है, देखो 2, n का मान 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, l का मान क्या है, 0, l का मान क्या है बेटा, 0, l का मान 0, l, s, p, d, f और l का मान होता है 0, 1, 2, 3। बताओ l का मान 0 किसके लिए होता है, s के लिए, तो आप 2 के बाजू में क्या लिखोगे, s। अब मुझे बताओ s का बॉक्स कितना होता है, एक ही बॉक्स होता है, एक ही बॉक्स होता है। m की वैल्यू उसने क्या बोली, 0, और मैं जानती हूँ कि s के लिए एक ही बॉक्स होता है, तो m की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। s का मान उन्होंने क्या रखा है, +½ +½ का मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैसा भरा हुआ है, सीधा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। s का मान वो इलेक्ट्रॉन कैसा भरा हुआ है, सीधा इलेक्ट्रॉन भरा। अब सीधा इलेक्ट्रॉन भरा, इसका मतलब ये कहाँ तक पहुंचा, 2s1 पे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे नॉर्मली आप अभी 12th क्लास में हो या 12th क्लास आप पढ़ चुके हो, तो आप 12th क्लास में डायरेक्ट पहुंच गए क्या, नहीं, आपने फर्स्ट पढ़ी होगी, सेकंड पढ़ी होगी, थर्ड पढ़ी होगी, फोर्थ पढ़ी होगी, इसे करके आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th और फिर 12th में पहुंचे। सेम टू सेम ये बताता है अंतिम
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ तक गया, 2s1 को। तो ये लास्ट कब भरा होगा, जब फर्स्ट आपने भर लिया होगा। 2s से पहले क्या आता है, 2s से पहले आता है 1s, और 1s में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 + 1, 2 + 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3। और 3 किसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर है, सॉरी, तो सोडियम का नंबर होता है 11, लिथियम का नंबर होता है 3, बेरिलियम का नंबर होता है 4 और हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, सॉरी। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं, लिथियम के होते हैं। इसलिए ये क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, लिथियम से संबंधित है। एक पैटर्न क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको दोनों पैटर्न बता दिए। जब आपको NLMS दिया हो और आपसे तत्व पूछे, या तत्व दिया हो और NLMS पूछे, तो ये दोनों पैटर्न के क्वेश्चन क्वांटम संख्या के संदर्भ में आते हैं। चारों क्वांटम संख्याओं को लेके चलते, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है और नॉर्मली अभी तक जेट के अंतर्गत नहीं आया है, लेकिन नीट के बेसिस पे वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट के बेसिस पे आपसे वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये पैटर्न अभी तक जेट में नहीं आया है, तो मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पैटर्न को आप समझना। क्वेश्चन आपका क्या आएगा, निम्न में से कौन से क्वांटम संख्या का समूह, क्वांटम संख्या का समूह सही है, या फिर सही है नहीं दिया हो तो आपसे देगा कि क्वांटम संख्या का समूह अस्तित्व में है, ठीक है। इस दोनों पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही है दिया तो सही है, या कौन सा कथन सही है, या फिर आपको दे सकता है कौन सा क्वांटम संख्या का समूह अस्तित्व में है। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे देंगे, ऑप्शन आपके पास आएगा n का मान n2, L0, m-1, s+12। दूसरा n का मान 3, L का मान 1, m का मान -2, s का मान -12। तीसरा आपसे दिया n का मान 1, L का मान 0, m का मान 0, s का मान +12। और चौथा दिया मान लो n का मान 3, L का मान 2, m का मान -1, s का मान 0। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है किसको, n और l को। अब n और l को चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखो एग्जिस्ट करता है ये पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने शुरुआत में एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं वापस बना देती हूँ। डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से था एटम का, जिसके अंतर्गत बीच वाला तो आपका क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, उसमें अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में होता है 2s और 2p, थर्ड ऑर्बिट में होता है 3s, 3p और 3d, फोर्थ ऑर्बिट में होता है 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट कक्षा में, ये प्रथम कक्षा में ओनली फॉर 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। इसका मीन्स हुआ कि 1s, सॉरी, कि पहली कक्षा में 1p, 1d या 1f ये तीनों अस्तित्व नहीं रखते। मैंने क्या कहा, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होता है, इसका मीन्स है कि P नहीं आएगा, D नहीं आएगा और F नहीं आएगा। मैंने वही लिखा, 1p नहीं होगा, 1d नहीं होगा, 1f नहीं होगा, क्लियर। दूसरा ध्यान रखना कि सेकेंड ऑर्बिट में 2s होता है, 2p होता है, मतलब 2d और 2f ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट में अस्तित्व में नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में आपको ध्यान रखना, याद रखना अस्तित्व में क्या नहीं होता है। अगर ये क्लियर है तो आपके बाकी सब अस्तित्व में होते हैं। थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो देखो थर्ड ऑर्बिट में
3s है, p है, d है, इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में कौन एग्जिस्ट नहीं करता? 3f एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आप कहीं पे लिख लो, 1p आए, 1d आए, 1f आए, वो अस्तित्व नहीं है। 2d आए या 2f आए, वो अस्तित्व में नहीं है। और 3 में f आए तो वो अस्तित्व में नहीं। इसके अलावा बाकी सब अस्तित्व में होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को ध्यान रख लेना, इसको भी ध्यान रख लेना। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट आपको क्या कह रहा है? n का मान 2। क्या कह रहा है? n का मान 2। n का मान 2 का मतलब आपको ये देखना है, n की वैल्यू 2 मतलब दूसरी कक्षा। l का मान क्या बोल रहा है? 0। l का मान 0 मतलब s p d f 0 1 2 3। l का मान 0 का मतलब वो कह रहा है पहली कक्षा में s है क्या? देखो दूसरी कक्षा में s दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं समझे? l का मान 2 दे रखा है और l का मान 0, तो ये 2 तो आगे आ गया और l का मान 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है, मतलब 2s। क्या बताओ, आपको 2s दिख रहा है? मतलब ये सही है, ये भी सही है। m का मान देखो -1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2s का बॉक्स बनाया, 2s का बॉक्स में m का मान, बीच वाले को क्या रखते हो आप? 0। क्या बताओ, s में 3 बॉक्स होते हैं क्या? नहीं, s चला गया। क्या बताओ, s के अंदर क्या आपके -1 वाला बॉक्स होता है क्या? नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है? m का मान क्या दे रहा है? -1। जबकि s के लिए m की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। ये क्या बता रहा है? -1। इसका मतलब ये समूह क्या हो गया? गलत हो गया। एक भी क्वांटम संख्या गलत हुई, इसका मतलब वो पूरा समूह क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड, n का मान क्या कह रहा है? वो 3। तो थर्ड ऑर्बिट में चलो, ये रहा n का मान 3। तीसरी कक्षा में चले, l का मान क्या बोला? 1। l का मान 1, बताओ तीसरी कक्षा में p है क्या? n का मान 3 और l का मान 1। n का मान 3 लिख दिया और l का मान 1 किसके लिए बताता है? p के लिए। क्या बताओ, 3p एग्जिस्ट करता है? करता है। आगे देखो, m का मान क्या दे दिया उसने? -2। मैं 3p है तो 3p बना रही हूँ। 3p में 3 बॉक्स आते हैं, बीच वाले को 0 रखा, इधर -1 है, इधर क्या हो गया? +1। मुझे बताओ m का मान क्या दे रखा है यहाँ पे? -2। क्या एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। p के लिए m का मान होता है -1 0 और +1 -2 नहीं होता, इसलिए ये भी क्वांटम संख्या अस्तित्व में नहीं। थर्ड देखो क्या पूछा, थर्ड देखो क्या पूछा। थर्ड दिया n का मान 1 है। n का मान 1 मतलब n का मान 1, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये लिखा n का मान 1 और l का मान क्या दे रखा है आपको? 0। तो n का मान 1 और l का मान 0। बताओ l का मान 0 किसके लिए बताता है? s के लिए। 1s, क्या 1s होता है? एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक सही है। m का मान क्या दे रखा है? बताओ 0। 1s के लिए एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स में m का मान हमेशा क्या होता है? 0। s के लिए m का मान क्या होता है? 0। मतलब ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। और s का मान +12, क्या बताओ, s में सीधा इलेक्ट्रॉन रह सकता है? +12 में सीधा इलेक्ट्रॉन रह सकता है? रह सकता है। इसलिए यहाँ पर चारों क्वांटम संख्या आपकी क्या है? सही है। फोर्थ हालांकि अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लो। n का मान कितना दे रखा है? देखो n का मान कितना दे रखा है? 3। तो थर्ड ऑर्बिट, n का मान 3 और l का मान कितना दे रखा है? 2। n का मान 3 हो गया, l का मान 2 किसके लिए होता है? d के लिए। मतलब 3d में कितने बॉक्स होंगे आपके? 5 बॉक्स होंगे। बीच वाले को 0, -1 -2 +1 और क्या रखोगे? प्लस का 2। ठीक है, अब बताओ ये क्या कह रहा है? n का मान 3, l का मान 2, मैंने 3d बना दिया। m का मान -1, d के अंदर m का मान -1 होता है? होता है।
बताओ लास्ट में उसने कहा s का मान क्या 0। मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था चक्रण क्वांटम संख्या के अंतर्गत s के केवल 2 ही मान होते हैं, -12 और +12। कभी भी s का मान 0 नहीं होता, इसलिए ये क्वांटम संख्या का समूह भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है ये फॉर्मेट करना है, कौन सा समूह अस्तित्व में नहीं है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि आपको 4 दे दिया ग्रुप, 4 ग्रुप में से 3 तो नहीं होंगे और 1 होगा, तो पूछेगा कौन सा क्वांटम संख्या का समूह सही है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 4 दे रखे हैं जिसमें से 3 तो होंगे और 1 नहीं होगा, तो आपसे देंगे निम्न में से कौन से क्वांटम संख्या का समूह अस्तित्व में नहीं है, तो आपको नहीं है वाले को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके थे क्वांटम संख्या के कुछ क्वेश्चंस, उसमें n, l, m, s के मान दे सकते हैं, आपको पर्टिकुलर n का मान या l का मान दे रखा है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। अभी जेड के अंतर्गत ये 2 ही क्वेश्चंस अभी पैटर्न पूछा जा रहा है, 2 सालों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि अगर n का मान 3 है और l का मान 1 है तो वह किस उपकोष से संबंधित है, तो वह किस उपकोष से संबंधित है। बहुत क्वेश्चन ईजी है, किस उपकोष से संबंधित है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बताओ मुझे अभी n का मान कितना दे रखा है 3, l का मान 1 दे रखा है, l का मान 1 किसके लिए होता है बताओ, p के लिए, तो कौन से उपकोष से संबंधित होगा, 3p के लिए। इसी तरीके से और दे दिया जाए, n का मान 2, l का मान 1, n का मान 4, l का मान 3, n का मान 5, l का मान 0, n का मान 6, l का मान 3, तो बहुत ईजी है। n का मान 2 है तो 2 लिखो, l का मान 1 किसके लिए होता है, p के लिए, तो 2p हो गया। n का मान 4 है तो 4 लिखो, l का मान 3, l का मान 3 किसके लिए होता है, f के लिए, तो f लिख लो। n का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 लिखो। l का मान 0 दे रखा है तो 0 किसके लिए होता है, s के लिए। वापस n का मान 6 दे रखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6, l का मान 3, l का 3 किसके लिए होता है, f के लिए होता है। बस इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में पूछे 3p के लिए n और l के मान बताओ, तो आपको 3 दे रखा है तो n का मान 3 हो गया, और p के लिए l का मान कितना होता है 1 होता है, तो l का मान कितना हो गया 1। तो इस पैटर्न पे आपसे क्वांटम संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से रीड आउट करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। 11th के अंदर क्वांटम संख्या का टॉपिक है, अगर कोई स्टूडेंट 11th की तैयारी कर रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा। जेट या आईसीआर के कोई स्टूडेंट है, हालांकि अब आईसीआर के अंदर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जेट के अंतर्गत अभी ये टॉपिक है, सेकेंड यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसके अंतर्गत क्वांटम संख्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वांटम संख्या हमने पढ़ ली है, चारों क्वांटम संख्या को एक बार आप अच्छे से वापस पढ़ना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, उसको आपको बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में जो भी लूँगी तो उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक रह गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके अंतर्गत आप नियम पढ़ते हो, जैसे कि कक्षकों को बढ़ने के नियम, जिसमें आपबहु आता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आता है और कुंड का बहुकता का नियम आता है। तो वो तीनों नियम हम पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं उस पैटर्न के बारे में अपन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की आपको वीडियो आपके चैनल पे आपके पास आती रहे। थैंक यू।